Hello student, welcome to a class of CA Foundation, Chapter 5 Depreciation and Amortization। आज करना है अपने को रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स और रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एस्टिमेटेड लाइफ भी रीवैल्यूएट होती है। जैसे हमने 10 साल एस्टिमेट किया था कि भाई 10 साल बाद इसकी कीमत 9 लाख होगी, तो बीच में 4-5 साल गुजरने के बाद फिर हमें लगता है कि भाई इसकी वैल्यू और कुछ चेंज हो सकती है, तो दैट इज कॉल्ड रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। और फिर रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्लांट, ये भी सेम प्रोसीजर है कि भाई हमें प्लांट की वैल्यू, एसेट जो भी है फिक्स एसेट है, उसकी वैल्यू हमने जज की कि 15 साल बाद इतनी होगी, मगर 4-5 साल गुजरने के बाद इसकी वैल्यू हमको चेंज करनी पड़ेगी ड्यू टू सम रीजन। मे बी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो रही है, ड्यू टू टैक्स रेट, ड्यू टू एक्सपेंस, कोई भी रीजन होगा। तो जो हम एस्टिमेट करते हैं वो उस पे फिक्स नहीं रहते। आफ्टर सम ईयर वी हैव टू चेंज। सो लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक, रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, मशीन कॉस्टिंग 6 लाख एग्जाम्पल लिया, डिप्रिशिएट एट स्ट्रेट लाइन बेसिस। स्ट्रेट लाइन मेथड है अपना ये। अज्यूमिंग 10 ईयर वर्किंग लाइफ एंड नील रीशेड्यूल वैल्यू फॉर 3 ईयर। तो इसका वर्किंग लाइफ अपन ने 10 साल एस्टिमेट किया है और रीशेड्यूल यानी स्क्रैप वैल्यू तो है ही नहीं। फिर द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर 3rd ईयर वाज रीअसेस एट 5 ईयर। अब उसका 5 साल पे लेके आ गया अपन। पहले 10 साल था, फिर 5 साल किए, मगर कब किए? 3 साल के बाद। उसको समझना। क्वेश्चन है कि आपको 4th ईयर का डेप्रीशिएशन बताना है। तो सबसे पहले अपना जो डेप्रीशिएशन है नॉर्मल वो निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट तो है, स्क्रैप उन्होंने रीशेड्यूल यानी नील बिल दिया है, तो सिंपली डिवाइड बाय 10 किए, तो डेप्रीशिएशन पर एनम आ गया 60,000। तो हमें पहले तो 3 साल का निकालना है, तो 3 साल का आपका डेप्रीशिएशन कितना हुआ? तो 60,000 इंटू 3 करेंगे, 1,80,000 आ गया। यानी 3 साल का डेप्रीशिएशन 180, 6 लाख। तो 3 साल बाद इसका कॉस्ट कितना होगा? तो सिंपली 6 लाख को 180 से माइनस कर दे, तो 3 साल बाद इस एसेट की कीमत हो गई 4,20,000। अब क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट समझने का। देखो, उन्होंने बोला कि 3 साल बाद, यानी 10 में से 3 गया, तो कितना साल बचा? 7 साल बचा, ये बोल रहा है। मगर उन्होंने बोला कि भाई जब हम एस्टिमेट करेंगे वापस से 3rd ईयर के बाद, तो रीअसेस खाली 5, अब इसकी लाइफ 5 साल है, तो अब आपको 7 साल अज्यूम नहीं करना, अब अज्यूम करना है इसकी लाइफ 5 साल है। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर रिवाइज एस्टिमेट इज 5 ईयर। तो अब सिंपल है, 4,20,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका डेप्रीशिएशन आ गया पर एनम के हिसाब से 84,000 फॉर द 4th ईयर। 3 साल का तो ऊपर निकल गया था ना, और फिर 4थे साल का मांगा था, तो 4थे साल से आपका लाइफ बदला। इस पे ध्यान देना, ये 7 और 5 को समझना। थोड़ा आगे चलते हैं। अभी रीवैल्यूएशन क्या है उसके बारे में जानकारी लेते। क्या रीवैल्यूएशन है? क्या रीवैल्यूएशन में 2 चीजें होंगी, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। इंक्रीज, एसेट इंक्रीज हो रहा है, हमारे लिए फायदा है, यानी रीवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। एसेट रीवैल्यूड होकर डिक्रीज हुआ तो हमारे लिए नुकसान है, तो नुकसान अपने को कहां लिखते हैं? डेबिट साइड, रीवैल्यूएशन में। इस चीज को समझना। क्रेडिटेड डायरेक्टली टू ओनर इंटरेस्ट अंडर द हेडिंग ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस। देखो यहाँ पे क्या बोला? ओनर के अकाउंट में डायरेक्ट, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट में अपन क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्योंकि फायदा अपने लिए, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फिर एक्सेप्शन व्हेन इट इज सब्सिक्वेंटली इंक्रीज, इनिशियली डिक्रीज। तो पहले तो डिक्रीज ही हुआ था ना, ये बाद में इंक्रीज हुआ है, पहले तो डिक्रीज डेप्रीशिएशन चल रहा था। Recognized in the statement of profit and loss to the extent that it reverses the revaluation decrease of the sum asset previously। देखो पहले तो अपन ने माइनस करते करते आए थे, अब ये अचानक कोई बीच में 1 साल इंक्रीज हुआ,
फिर डिक्रीज, ये क्या बोले अपन ने, इसको डेबिट कर देंगे अपन, प्रॉफिट एंड लॉस या रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट अकाउंट। एक्सेप्शन क्या है, व्हेन इट सब्सिक्वेंटली डिक्रीज इनिशियली इंक्रीज, पहले तो इंक्रीज हुआ रहेगा ना, अभी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज शुड बी डेबिटेड डायरेक्टली टू ओनर इंटरेस्ट, डिक्रीज क्या करने का, डायरेक्टली डेबिट करने का, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको डेबिट करना है। इसका एक सम देखते हैं। A machine of cost well like a depreciated straight line assuming 10-year working life and zero या नील residual scrap value नील है इसका, 3 साल का ही है यहाँ पे भी। फिर at the end of third year के बाद the machine was revalued upward by 60,000। अभी तो यहाँ पे मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 3 साल बाद। फिर the remaining useful life assets at 9 year, तो पहले 10 साल है, 10 साल के बाद 3 साल गुजरेगा अपना, कहाँ गया ये रहा। फिर बचा कितना, 7 साल, तो अपने को 7 साल एज्यूम नहीं करने का, फिर अपने को कितना एज्यूम करने का, 9 साल। और 3 साल बाद ये याद रखना है कि इसके वैल्यू को बढ़ाना है। वापिस से डेप्रीशिएशन 4th ईयर का, तो सोल्यूशन समझे इसका। पहले तो अपने को 10 साल से डिवाइड करके 1 साल का डेप्रीशिएशन अमाउंट निकालते हैं। 1 साल का 1,20,000, तो 3 साल का कितना हो गया, 3,60,000। तो 12 लाख में से 3,60,000 माइनस करोगे तो आपको 3 साल के बाद की वैल्यू मिलेगी। तो 12 लाख में से 3,60,000 माइनस करो, 8,40,000 आया WDV आफ्टर 3rd ईयर। और 3rd ईयर के बाद क्या हो रहा है कि भाई इसके अंदर अपवर्ड हो रहा है, यानी 8,40,000 का भी वैल्यू क्या हो रहा है, 60,000 और बढ़ रहा है। तो अपने सिंपली क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 3 साल बाद इसका जो WDV या कॉस्ट जो भी बोलो वो है 9 लाख, 8,40,000 नहीं है। तो अब 3 साल के बाद जो डेप्रीशिएशन होगा वो 9 लाख पे होगा, ना कि 8,40,000 पे होगा। अब फिर से वही लॉजिक है भाई, 3 साल गुजर गया, 10 में तो 7 बचा, तो अपने को 7 कंसिडर नहीं करना, अपने को क्या करना है, रीएसेट जो उन्होंने नया साल दिया 9 साल, वो कंसिडर करना। तो अब 9 लाख को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का डेप्रीशिएशन आ जाएगा, दैट इज 1 लाख। और यही आपका 4th ईयर का डेप्रीशिएशन रहेगा, क्योंकि 3 साल का तो हमने पहले ही निकाल दिया। तो इस तरह से बच्चों आपको मैंने रिवैल्यूएशन अमाउंट में चेंजेस वो बताया, साल में चेंजेस वो बताया। तो ये चीजें बारीक बारीक चीजें, इनको ध्यान से समझे इसको। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।